टाइगर इज बैक। करीब 2 साल 4 महीने बाद आकाश आनंद राजनीतिक मंच पर नजर आए और क्या भाषण दिया है आकाश आनंद ने। एक के बाद एक कई हमले किए। आकाश आनंद ने अपने भाषण में किसी को भी नहीं छोड़ा। जी हाँ, क्या बीजेपी, क्या समाजवादी पार्टी और क्या कांग्रेस। आकाश आनंद ने एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले किए। हाथरस की धरती से आकाश आनंद ने उत्तर प्रदेश को यह संदेश दे दिया है कि यूपी चुनाव का आगाज हो चुका है और बीएसपी को जो लोग हल्के में ले रहे थे वो उनकी सबसे बड़ी भूल थी। एक तरफ मायावती लगातार बहुत ही मुखरता के साथ अलग अलग मुद्दों पर अपनी बात रख रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर मायावती ने आकाश आनंद को आगे करके वो पैंतरा चल दिया है जिसने तमाम पार्टियों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। किसी को उम्मीद नहीं थी कि आकाश आनंद जब 2.25 साल बाद भाषण देने मंच पर उतरेंगे तो ऐसा कमाल कर जाएंगे। हर किसी के मन में यह सवाल था कि आकाश आनंद जब भाषण देंगे तो क्या 2024 की तरह ही शब्दों में वो धार दिखेगी? क्या आकाश आनंद अपने पुराने तेवर में दिखाई देंगे? लेकिन जब आकाश आनंद मैदान में उतरे तो यह कहना गलत नहीं होगा कि उनकी आवाज में पहले से भी ज्यादा जोश, पहले से भी ज्यादा पैनापन, पहले से भी ज्यादा आक्रामकता दिखाई दी। तुम्हारे पास 7,000 करोड़ है अपना बिलबोर्ड, अपना एड लगाने के लिए, और मेरे बच्चे की जब शिक्षा की बात होती है तो तुम्हारे पास पैसे नहीं उसे पढ़ाने के लिए। और जाहिर है आकाश आनंद के भाषण पर मायावती की भी नजर होगी और भतीजे के इन तेवरों को देखकर लखनऊ में बैठकर गदगद जरूर हो रही होंगी। दोस्तों, हमने कुछ दिनों पहले एक एनालिसिस किया था कि आज की तारीख में आकाश आनंद बीएसपी के लिए कितना जरूरी है और आकाश आनंद को फ्रंट पर लाना पार्टी के लिए किसी मजबूरी से कम नहीं। और आज अगर हम देखें तो मायावती ने ठीक वैसा ही किया। आकाश आनंद पर भरोसा जताया और भेज दिया प्रदेश में ताबड़तोड़ रैलियां करने के लिए। अब सवाल यहां पर यह उठता है कि आकाश आनंद के आने से प्रदेश की राजनीति में कितना बदलाव देखने को मिलेगा। आखिर क्या है मायावती की रणनीति, और साथ ही आपको हाथरस में आकाश आनंद के आक्रामक भाषणों को भी सुनवाएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं आकाश आनंद के भाषण की, जिससे ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर बीएसपी की रणनीति क्या है। दोस्तों, आकाश आनंद जब भाषण देना उन्होंने शुरू किया तो बीजेपी पर सीधा हमला किया। कानून व्यवस्था, रोजगार, शिक्षा, महंगाई और विकास को चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश की। यानी आने वाले वक्त पर बीएसपी इसी लाइन पर चलती हुई दिखाई देगी। दरअसल एक तबका है जो कहता है कि बीएसपी बीजेपी की बी टीम है और शायद इस बात का जवाब आकाश आनंद के भाषण से लोगों को मिल गया होगा। दूसरा, आकाश आनंद ने समाजवादी पार्टी को भी जमकर घेरा। अखिलेश यादव के पुराने शासन और दलित प्रतीकों के मुद्दों को सामने लाकर दलित वोटर्स को सपा से दूर रखने की कोशिश की। यानी एक तरह से अखिलेश यादव के पीडीए की काट निकालने की कोशिश की है आकाश आनंद ने। तीसरा, कांग्रेस पार्टी को कटघरे में खड़ा किया। आकाश आनंद ये परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि यूपी में कोई और विकल्प नहीं है, यानी कांग्रेस को रेस से बाहर रखने की कोशिश की जा रही है। अगर यूपी में लड़ाई है तो वो सिर्फ सपा, बीजेपी और बीएसपी के बीच में ही है और आकाश आनंद इसी पटकथा को लिखते हुए दिखाई दे रहे हैं। चौथा, जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, और वो ये है कि युवाओं पर फोकस। पेपर लीक, बेरोजगारी, सरकारी भर्ती और आरक्षण के मुद्दे पर बोलकर नई पीढ़ी को बसपा से जोड़ने की कोशिश की है। इसके साथ ही आकाश आनंद ने मायावती के शासन की भी याद दिलाई। मायावती को सिर्फ दलित नेता के बजाय कानून व्यवस्था, रोजगार, शिक्षा और विकास देने वाली मुख्यमंत्री के रूप में पेश किया। आकाश आनंद ने 2017 से 2012 का दौर याद दिलाने की कोशिश की है। दोस्तों, हम पत्रकार हैं और हमारा काम बयानों, भाषणों का विश्लेषण करना है। आकाश आनंद के भाषण की बात करें तो उनकी बातों से ये संकेत साफ दिखाई दे रहे हैं कि इस बार बीएसपी शांत पानी नहीं बल्कि चढ़कर खेलने के मूड में है। और अगर ऐसा होता है तो यूपी का चुनाव हर पार्टी के लिए किसी टेढ़ी खीर से कम नहीं होगा। अभी तो एक रैली हुई है दोस्तों, अभी पूरा चुनाव पड़ा है, या यूं कहें कि ये तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। चलिए अब जल्दी जल्दी आपको आकाश आनंद के बयान सुनवाते हैं कि आखिर उन्होंने मंच से किसके लिए क्या क्या कहा। आकाश आनंद ने कहा कि भाजपा ने सिर्फ अपनी कमियां छिपाई हैं और यूपी में 2017 से भाजपा की सरकार है। इतने साल में इन्होंने सिर्फ अपनी कमियां छिपाने का काम किया। आपके 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा टैक्स के पैसों से भाजपा ने सिर्फ अपना प्रचार किया है। 7,000 करोड़ ये अपनी कमियां छुपाने के लिए एडवर्टाइजमेंट जरूर कर सकते हैं,
पर 4 लाख से ज्यादा जो सरकारी पद इनके खाली पड़े हैं उनको भरने के लिए इनके पास पैसे नहीं। काम किसी और का, फीता ये लोग काटते हैं। भाजपा की आदत दूसरों के काम पर अपना झंडा लगाने की है। काम किसी और का, फीता ये लोग काटते हैं। ये हाल तब है जब डबल इंजन की सरकार है। तो डेवलपमेंट के नाम पे इन्होंने स्कूल बंद कर दिए, आपका पैसा सड़कों में लगा के उसे धसा दिया, सरकारी अस्पताल जला दिए। ये तो है डबल इंजन की सरकार के काम। साथियों, ये तब हाल है जब सेंटर में भी भाजपा और यहां आपके प्रदेश में भी भाजपा। अगर विज्ञापनों पर खर्च होने वाला पैसा परीक्षाओं को बेहतर बनाने और पेपर लीक रोकने में लगाया जाता तो कई युवाओं को नौकरी मिल सकती थी। भाजपा सरकार न बहनों को सुरक्षित रख पाई, न रोजगार और न ही बेहतर शिक्षा दे सकी। क्या यहाँ पर सरकार में पुलिस का राज है या फिर पुलिस की आड़ में गुंडों का राज? क्या ऐसी सरकार को दोबारा मौका देंगे आप? विधानसभा चुनाव सिर पर है। ये लोग फिर से झूठे वादे लेकर आएंगे, लेकिन अब पिछले 10 साल का हिसाब मांगने का समय आ रहा है। इनसे 10 साल का हिसाब मांगना और कहना कि हमारे लिए क्या काम किया है। अब हमें इस सरकार को उखाड़ फेंकना है। साथियों, आप लोगों को भाजपा की सरकार और उनके नेताओं की असलियत जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि विधानसभा के आम चुनाव सर पर है और ये लोग फिर से आप लोगों के बीच में छोटे मोटे झूठे मूठे वादे लेकर आएंगे, फर्जी मैनिफेस्टो दिखाएंगे और आपसे वोट मांगने का काम करेंगे। आकाश आनंद ने मन से अखिलेश यादव को अंकल कहा और कहा कि मैं 30 साल का हूं, वो 50 साल के हैं तो अंकल ही कहेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश अंकल जी की मैं पूरी इज्जत से, पूरे आदर सम्मान से उनका नाम ले रहा हूं। उनकी उम्र अब हो गई है। अगर मैं 30 साल का लड़का 50 साल के बाद आदमी को अगर अंकल नहीं कहूंगा तो फिर क्या कहूं, आप ही बताएं। अखिलेश यादव को अखिलेश अंकल कहना आकाश की राजनीतिक रणनीति दिखाता है। सपा का पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक फॉर्मूला बसपा के लिए सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौती है, क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव में बीएसपी के कोर दलित वोट बैंक में सपा कांग्रेस गठबंधन ने सेंध लगाई थी। आदरणीय अखिलेश अंकल जी, तो उनका तो यही नहीं समझ आता कि वो अपनी पार्टी में पीडीए करते कह रहे हैं, परंतु कभी पीडीए का मतलब कुछ और हो जाता है और कभी कुछ और। दोस्तों, इसके बाद आकाश आनंद ने कांग्रेस और राहुल गांधी को अपने निशाने पर लिया। आकाश आनंद ने कांग्रेस को भाजपा का विकल्प मानने से साफ इनकार किया। उन्होंने कांग्रेस और भाजपा को एक सिक्के के ही दो पहलू बताया। राहुल गांधी को लेकर भी उनका निशाना संविधान और बाबा साहब के नाम के इस्तेमाल पर था। ये दोनों ही पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ही पार्टियां एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आदरणीय बहन जी, आप सबको इनके बारे में आगाह करती आई हैं। साथियों, जिन नीतियों पे भाजपा आपके प्रदेश में काम कर रही है, तो जिस जगह कांग्रेस सत्ता में आसीन है अपने प्रदेशों में, वो भी उन्हीं नीतियों पे अपने राज्य में सत्ता चला रही है। तो इनके काम कुछ अलग नहीं। या आके आपके सामने लाल किताब का वो ढंडोरा पीटेंगे, बोलेंगे हम कॉन्स्टिट्यूशन के रक्षक हैं। वो किताब गलती से खुल जाए तो पता चले वो खाली पन्ने हैं, बस नाम का कॉन्स्टिट्यूशन है। वो किताब भी उनकी तरह ही है, अंदर से खाली, सिर्फ बाहर से ढिंडोरा और ढोंग करने के लिए बहुत अच्छी है। जब से 2-2.5 साल से ये लोग पार्लियामेंट पहुंचे हैं, जब से कितनी बार आपके संविधान को बचाने के लिए इन्होंने आवाज उठाई, ये आप सब ने देखा। दोस्तों, आकाश आनंद सिर्फ 30 साल के हैं। वो उसी जनजी की कैटेगरी में आते हैं जिसने पेपर लीक, शिक्षा व्यवस्था में सुधार और रोजगार के मुद्दे पर जंतर मंतर में उतरकर आंदोलन किया था। झारखंड में भी छात्रों ने किस तरह से आंदोलन किया, वो हम सबके सामने है। आकाश आनंद 2024 चुनाव में ही उन्हीं मुद्दों को उठाते नजर आ रहे थे जिन्हें लेकर छात्र आज मांग कर रहे हैं। ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि ऐसे में आकाश आनंद मौजूदा सियासी
मिजाज को समझते हुए काफी फिट बैठते हैं। आकाश आनंद पहली बार 2017 में सहारनपुर की एक जनसभा में मायावती के साथ दिखे थे। इसके बाद वो लगातार पार्टी का काम कर रहे थे। 2019 में उन्हें नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया। ये फैसला तब लिया गया जब सपा और बसपा का गठबंधन लोकसभा चुनाव के बाद टूट चुका था। साल आता है 2022, जिसमें हिमाचल विधानसभा चुनाव में पहली बार आकाश आनंद का नाम स्टार प्रचारकों की लिस्ट में आया था। आकाश आनंद ने लंदन से MBA की पढ़ाई की है। 2007 में 206 विधानसभा सीटें जीतने वाली BSP को 2022 के विधानसभा चुनाव में सिर्फ एक सीट मिली थी। 5 अगस्त को पार्टी के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह का निधन हो गया। ऐसे में अब बसपा का विधानसभा में कोई विधायक नहीं है, यानी दोस्तों BSP का ग्राफ गिरता चला गया। लेकिन अब जो तेवर BSP की तरफ से दिखाई दे रहे हैं, उसे देखकर लगता है कि पार्टी और कार्यकर्ताओं में जान सी आ गई है। बहुत दिलचस्प होगा देखना कि आगे की तस्वीर क्या निकल कर आती है। बहुत शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।